हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाने के क्रम में हमने यह बताया कि इतिहास को पढ़ा कैसे जाता है। इतिहास में कुछ ऐसा कालखंड भी है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसको हम कैसे पढ़ते हैं। तो हमने फिर बताया कि इस तरह ऐसे बांटा गया इतिहास को कि जिसमें प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास रखा गया। आद्य इतिहास वह समय है जबकि लिखे हुए साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उसको पढ़ लिख नहीं पाते हैं। प्राक इतिहास वह समय है कि उसमें किसी भी तरह से लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिलता है। बस प्राचीन खुदाइयाँ जो हुई हैं प्राचीन स्थलों की, उसी आधार पे कार्बन डेटिंग पद्धति से हम उसका अंदाजा लगाते हैं यह किस समय की घटना है। तो प्राक इतिहास पढ़ाने के क्रम में हमने बताया कि प्राक इतिहास को 3 भागों में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को बांटा गया है। उसके बाद हमने बताया आद्य इतिहास और फिर बताया इतिहास। इतिहास को जान आदि इतिहास की स्थिति वह है जब भारत में ताम्रपाषाण काल, लौह काल और कांस्य युगीन सभ्यता जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी। उसके विषय में हम आगे क्रमशः आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अगर भारत में इतिहास के साक्ष्यों को देखा जाए, चूंकि इतिहास प्राक इतिहास आदि इतिहास से आगे की चीज मैं बता रहा हूँ। इतिहास इतिहास को 3 स्रोतों से हम जान पाते हैं, जिसमें है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि कहीं किसी पत्थर पर, कहीं शिलाखंड पर, कहीं किसी मूर्ति पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिनको बाद में भूगर्भवेत्ताओं ने निकाला और उसको पढ़ने वाले ने पढ़ा और बताया यह किसके समय का है। तो पुरातात्विक स्रोत, अच्छा पुरातात्विक स्रोत में हम देखते हैं अभिलेख को, कुछ सिक्कों को देखते हैं क्योंकि पुराने जो सिक्के निकले हैं उनको देखते हैं, कुछ मूर्तियां कहीं कहीं मिली हैं उनको देखते हैं, कुछ स्मारक तथा भवन जैसे फाहियान ने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वह लकड़ी का महल था बिहार में। तो ऐसे स्मारकों से हम पता लगाते हैं कि इतिहास का यह कौन सा कालखंड है। कुछ चित्रकला में जैसे कुछ गुफाओं में चित्रकला हुई है, अजंता एलोरा जैसी गुफाओं में, तो उन सबसे भी ज्ञात होता है कि इतिहास का यह कौन सा काल था या कौन सा समय था। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख। अभिलेख अगर भारत में किसी भी मतलब भारत से बाहर भी अगर कोई सबसे पहला प्रमाण मिलता है अभिलेख का, तो बोगाज कोई 1400 ईसा पूर्व में, लगभग आज से 3500 साल पहले का अभिलेख मिलता है, जो पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य नाम देवता का उल्लेख है। यह भारत के बाहर खोजा गया दुनिया का पहला अभिलेख है। वर्तमान में यह तुर्की की जगह पे खोजा गया था, जो तुर्की देश है, लेकिन उसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख हुआ था। अशोक के अभिलेख, अच्छा अशोक से पहले जो अभिलेख की बात आती है वह पर्सिपोलिस, कभी कभी पर्सिपोरस यह लिखा जाता है, तो पर्सिपोलिस और बेहुस्तून अभिलेख में ईरान का एक सम्राट दारा ने जो सिंधु तट पर विजय प्राप्त किया था, सिंधु के नदी के आसपास, वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास, तो उन्होंने अभिलेख लिखवाया था पर्सिपोरस और बेहुस्तून अभिलेख। तो उसमें इन्होंने सिंधु विजय पर का वर्णन किया है। तो अशोक के अभिलेख से पहले बेहिस्तून अभिलेख का जिक्र होता है भारत के इतिहास में। यही अभिलेख को देखकर भारतीय राजाओं में अशोक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाया गया। अशोक के जो अभिलेख हैं वह ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपि में है, जिसमें सम्राट अशोक का अशोक नाम लिखा हुआ कहाँ के अभिलेख में मिला है, यह मास्की, गुर्जरा, नेतूर और उद्गोलम नाम के 4 अभिलेख पाए गए हैं, लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। इसमें अशोक नाम का उल्लेख हुआ है, जिससे हम जान पाते हैं कि अशोक नाम के एक राजा थे। इसके बाद जब शुरू होता है गुप्त काल के आसपास, भारत में आते आते ब्राह्मी, प्राकृत और पाली भाषा जैसे भाषाओं का समय खत्म हुआ, फिर संस्कृत में अभिलेख लिखे आने लगे। इसी के क्रम में बेसनगर विदिशा, यह हालांकि 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है, यवन का शासक, हिंद यवन शासक हेलियोडोरस था। इसने सर्वप्रथम विष्णु पूजा का उल्लेख बेसनगर अभिलेख पर मिलता है। यह एक बार पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि बेसनगर अभिलेख कर किसकी पूजा का उल्लेख मिलता है, तो विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। इसमें शिव कृष्ण किसी के का नहीं, सिर्फ विष्णु पूजा एक और एक मात्र, और भारत में यह भागवत धर्म के उदय का प्रतीक था। बाकी पर्सिपोरस बेहिस्तून अभिलेख ईरानी सम्राट दारा द्वारा। हाथी गुंफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवाल, वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र में यह अभिलेख पाया गया है। यह तिथि रहित अभिलेख है, इसमें तिथि का जिक्र नहीं है।
जूनागढ़ अभिलेख सत छत्रप रुद्रादामन की विजयों का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है। नासिक अभिलेख जो है यह गौतमी बलश्री यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र का यह अभिलेख है जो नासिक में है। इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजयों का उल्लेख है तथा उसके द्वारा जनता के हित में किए गए कुछ कामों का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है प्रयाग स्तंभ लेख में। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का अभिलेख है। यहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय का अभिलेख है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ये यहोल अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। इतिहास इसी तरह के अभिलेख, इसी तरह के साक्ष्यों पर इतिहास को गढ़ा गया है। ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज का अभिलेख है। भीतरी स्तंभ लेख वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्कंद गुप्त का अभिलेख है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित, विजय सेन के विजयों और नीतियों से संबंधित अभिलेख है। तो अभिलेख से संबंधित जैसे नासिक अभिलेख दे देगा, इसके आगे राजाओं का नाम दे देगा, उनसे संबंधित राजाओं का नाम ही ऐसे देता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, किसी भी स्टेट के एग्जाम में इसी तरह का दे देगा कि ये होल अभिलेख किससे संबंधित है, तो उसको मैच करना होता है। चार चार अभिलेखों के नाम, चार चार राजाओं के नाम, तो इसी तरह ऊपर नीचे तीर का मिलान करना होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब अभिलेखी साक्ष्यों के बाद देखते हैं सिक्के। सिक्के में मुद्रा, सिक्के के अध्ययन को हिंदी में वैसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो आरंभ में सिक्के बनाए गए वह तांबा, सोना, चांदी और सीसा के बनाए गए, शीशे के भी सिक्के थे। आरंभिक सिक्के जो थे वह आहत सिक्के थे। बाद में क्या हुआ, सिक्कों पर देवी देवताओं के चित्र भी छापे जाने लगे। आहत सिक्के क्या होते थे, जैसे मिट्टी के सांचे मिले हैं जो पकी पकाई मिट्टियों के थे, उसमें धातु को गलाकर डाला जाता था और जो मिट्टी के सांचे होते थे उसी में अंदर कुछ इस आकृति की बनी होती है। जैसे कभी ईंट बनाने वाला सांचा आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई ना कोई नाम लिखा रहता है, लेकिन तब इस तरह की कुछ आकृतियां बनी होती है, जैसे मछली का चित्र, इस तरह से चक्र का चित्र, उल्टा यू, और इस तरह से एक देख रहे हैं, इस तरह की ऐसे कुछ आकृतियां पाई गई हैं। यह आहत सिक्के होते थे। आहत मतलब जिन्हें दबाव डालकर जिसपे चित्र बनाया जाता है। आहत मतलब किसी के ऊपर दबाव डालकर कुछ काम करवाना। तो इसी तरह उनको एक तरह से जब धातु उसमें डाली जाती थी सांचे में पिघलाकर, तो इस तरह के अंदर सांचे बने होते थे, तो उसी में घुस जाते थे, तो वैसा चित्र बन जाता था। सर्वाधिक सिक्के जब भारत में मिले हैं वह मौर्योत्तर काल से हैं, जिसमें तांबा, सोना, चांदी, सीसा का सिक्का सर्वाधिक मिला है। लेकिन सातवाहनों ने अगर सर्वाधिक सिक्का जारी किया तो वह सीसा का किया था, और गुप्तों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया था। और बाद में देखेंगे कि विमकड़फीसस ने सर्वप्रथम सोने का सिक्का, जो हिंद एवं शासक था, वह सोने का सिक्का जारी किया था। और सर्वप्रथम लेख वाला सिक्का जारी करने का श्रेय भी हिंद एवं शासकों को ही जाता है, जिसपे कुछ लिखा होता था। तो इस तरह जान सकते हैं। इसके बाद अभिलेख के बाद सिक्के, सिक्के के बाद मूर्तियां। मूर्तियां में जैसे कुषाण काल में सबसे पहले भारत में मूर्तियां बनना जो शुरू हुई वो कुषाण काल में हुई। इससे पहले दीवार पे चित्र उत्र बनाए जाते थे, लेकिन जो मूर्तियां बनना शुरू हुई वह कुषाण काल में। अच्छा, कुषाण काल में गांधार कला और मथुरा कला, दो तरह की मूर्तियां बनाई गई। सवाल ये पूछता है कि गांधार कला किससे संबंधित है, तो जान लीजिए मूर्ति कला से संबंधित है। गांधार कला में पश्चिमी क्षेत्र का प्रभाव था, वर्तमान में अफगानिस्तान, ईरान जैसा प्रभाव था। लेकिन मथुरा कला जो थी वह पूरी तरह से भारतीय कला थी, जिसमें भारतीयों के मन को दर्शाया है कि उनका क्या सोच थी। भरहूत, बोधगया और अमरावती में जो मूर्तियां बनी वह साधारण जीवन की कला के अनुसार मूर्तियां बनाई गई हैं। जैसे किसी को पानी भरते हुए, किसी को और कुछ करते हुए, ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं। स्मारक और भवन, स्मारक में जैसे नागर शैली में कुछ मंदिर बनाए गए, कुछ बेसर शैली में बनाए गए, कुछ द्रविड़ शैली में। जो मंदिर भारत में गोदावरी नदी के उत्तर बनाए गए, महाराष्ट्र से उत्तर साइड में, वह नागर शैली में थे। और बीच में जो कुछ महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटक में बने वह कुछ बेसर शैली के मंदिर थे। बेसर शैली के मंदिर उड़ीसा में भी बने हुए हैं। शेष दक्षिण भारत के, विशेषतः तमिलनाडु और केरल में जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। इस चीज को आप याद कर सकते हैं। तो नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, यह जो है मंदिर बनाने की कला है, शैलियां हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना हाल ही में राम मंदिर नागर शैली में बनाया गया मंदिर है। नागर शैली, द्रविड़ शैली की क्या विशेषता होती है, इसके विषय में भी हम कभी आपको अलग से वीडियो बनाकर बता देंगे।
चित्रकला में माता और शिशु का चित्र, मरणासन्न राजकुमारी का चित्र यह गुप्त काल में बनाया गया चित्र है, जिससे जानकारी मिलती है। बसाड़ एक जगह है, वहां पर मिट्टी के सिक्के बनाए गए हैं। अब सिक्कों की बात यहाँ पर मैं की, ये सिक्के मिट्टी के थे, यह एक तरह से चित्रकला थे, मिट्टी के सिक्के बनाए हैं जिसपे व्यापारी वर्ग का पता चलता है। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत में। जैसे पुरातात्विक स्रोत में इतनी चीजों से, पुरातत्वों से हम इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया है भारत में, लेकिन साहित्यिक स्रोत में कुछ ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, 18 पुराण जैसे, जिसमें मत्स्य पुराण में मौर्य वंश का इतिहास, तो इस तरह से कुछ पुराणों का अध्ययन करेंगे। ब्राह्मणेतर साहित्य में जैसे देखेंगे कि जैन ग्रंथ जो लिखे गए, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 14 अंग उपांग और ऐसे। फिर उसमें देखेंगे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अतिरिक्त लौकिक साहित्य में देखेंगे जिसमें राजतरंगड़ी जो कश्मीर जैसा इतिहास है, जिसको कल्हड़ ने लिखा, बुद्ध चरित्र है, अशोक ने लिखा। इस तरह की चीज़ों को भी हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और एक अभी शुरुआत का यह 5वां वीडियो है। शुरुआत से मेरे द्वारा अभी प्रयास किया जा रहा है कुछ कम समय का वीडियो रखा जाए, ताकि आप मुझसे परिचित हो सके कि वीडियो कैसा है कैसा नहीं। लंबा वीडियो बनाने पर मेरा भी कंसंट्रेशन टूटता है। तो अभी चूंकि मैंने हाल ही में अपना चैनल शुरू किया है, तो आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि यहाँ पर इतिहास इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि अब आपके हर एक तरह से किसी भी परीक्षा में कोई भी सवाल इतिहास से पूछे जाने पर नहीं छूटेगा, है तो मेरी गारंटी है। आप कमेंट में यह बताइए वीडियो को इतना बड़ा ही रखूं या फिर इससे अधिक 20 मिनट या फिर 25 मिनट, आधे घंटे का करूं, कैसा करूं। आप कोई भी सुझाव हो तो आप देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।